नमस्ते और पाठशाला एआई में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समझने वाले हैं। 19वीं सदी मतलब 1815 से 1914 का समय। बिल्कुल। ये वो समय था जब आज की दुनिया की, जिसे हम ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं, उसकी नींव रखी जा रही थी। हाँ, और आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सब हुआ कैसे। हम देखेंगे कि कैसे तीन चीजों ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा। ट्रेड मतलब व्यापार, लेबर मतलब लोग जो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, और कैपिटल यानी पैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बेसिक चीज से होती है, खाना। खाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी खाने से कैसे शुरू हो सकती है। ब्रिटेन में ऐसा क्या हो रहा था? देखिए, 19वीं सदी में ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोग शहरों में बस रहे थे। तो ज्यादा लोग मतलब खाने की ज्यादा डिमांड। एग्जैक्टली। और इस बढ़ती डिमांड की वजह से ब्रिटेन में अनाज की कीमतें आसमान छू रही थीं। अच्छा, तो सरकार ने कुछ किया नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया? वहां एक पॉलिटिकल एंगल था। उस समय ब्रिटेन के जो बड़े जमींदार थे, वो बहुत पावरफुल थे। उन्होंने सरकार पर दबाव डालकर कॉर्न लॉज नाम के कानून बनवाए। कॉर्न लॉज ये क्या थे? बेसिकली इन कानूनों के तहत बाहर से आने वाले सस्ते अनाज के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी। ताकि देश में अनाज की कीमतें ऊंची रहें और जमींदारों को फायदा हो, है ना? बिल्कुल। लेकिन इसका सीधा असर शहरों में रहने वाले आम लोगों और उद्योगपतियों पर पड़ा। उनके लिए तो खाना बहुत महंगा हो गया था। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा, जाहिर है। हाँ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, और आखिर में उनके दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा और ये कॉर्न लॉज हटाने पड़े। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बहुत बड़ा। जैसे ये कानून हटे, ब्रिटेन के बाजारों में बाहर से बहुत सस्ता खाना, मतलब अनाज, आने लगा। एक मिनट, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रिटेन के अपने किसानों का ही नुकसान हो गया। एग्जैक्टली। वो बेचारे बाहर के सस्ते अनाज से compete ही नहीं कर पाए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि हजारों एकड़ जमीन खाली छोड़ दी गई। और जो लोग उन खेतों पर काम करते थे, उनका क्या हुआ? लाखों लोग बेरोजगार हो गए। उनके पास बस दो ही रास्ते थे, या तो शहरों की तरफ जाएं या फिर देश ही छोड़ दें। और बहुतों ने देश छोड़ दिया। वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाके बस गए। मतलब एक देश का कानून और उसका असर पूरी दुनिया पर, यहीं से तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत समझ आती है। यही तो ग्लोबल इकोनॉमी की शुरुआत थी। अब देखिए, ब्रिटेन में खाने की मांग पूरी करने के लिए पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जंगल साफ करके बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। और इन खेतों को बंदरगाहों से, पोर्ट से जोड़ने की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। इसके लिए रेलवे लाइनें बिछाई गई। इन सब कामों के लिए पैसा, मतलब कैपिटल, लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर से आया, और मजदूर वो दूसरे देशों से लाए गए। ये तो बहुत बड़े स्केल पर माइग्रेशन हुआ होगा। हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ यूरोप से ही लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो करीब 15 करोड़ लोगों ने बेहतर भविष्य के लिए अपना घर छोड़ा था। हमारे सोर्सेज में पंजाब की केनाल कॉलोनी का भी जिक्र है। भारत पर इसका क्या असर हुआ? हाँ, पंजाब का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब की सेमी डेजर्ट जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का एक पूरा जाल बिछा दिया। किस लिए? ताकि वहां गेहूं और कपास उगाकर ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा सके। और इन नई केनाल कॉलोनी में दूसरे जिलों से लोगों को लाकर बसाया गया। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही एक्सपोर्ट के लिए बना दिया गया। बिल्कुल। 1890 तक एक ऐसी ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन चुकी थी जहां खाना कहीं और उगता था और हजारों मील दूर कहीं और खाया जाता था। ये सब बिना टेक्नोलॉजी के तो पॉसिबल नहीं था ना। रेलवे, स्टीमशिप, इन्होंने तो दुनिया को जैसे छोटा कर दिया। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मीट का व्यापार। मीट का व्यापार, वो कैसे? 1870 तक अमेरिका से जिंदा जानवर जहाजों में भरकर यूरोप भेजे जाते थे। अब लंबे सफर में कई जानवर मर जाते थे या बीमार हो जाते थे। और उनका वजन भी कम हो जाता होगा। हाँ, इस वजह से यूरोप में मीट बहुत महंगा था। एक लग्जरी आइटम था जो गरीबों की पहुंच से बिल्कुल बाहर था। फिर रेफ्रिजरेटेड शिप्स आए, मतलब ठंडे पानी वाले जहाज। और सब कुछ बदल गया। अब जानवरों को अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ही काटा जाता और उनका फ्रोजन मीट यूरोप भेजा जाता। इससे शिपिंग कॉस्ट कम हो गया होगा। बहुत ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि यूरोप में मीट की कीमतें इतनी गिर गईं कि अब वहां के गरीब लोग जो सिर्फ आलू और ब्रेड खाते थे, उनके खाने में भी मीट शामिल हो गया।
मतलब बेटर खाने से लोगों की लाइफ बेटर हुई और शायद देश में एक तरह की सामाजिक शांति भी आई। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, पर इस पूरी तरक्की और व्यापार का एक स्याह पहलू, एक डार्कर साइड भी था, है ना? हाँ, और उसे समझना बहुत जरूरी है। वो है साम्राज्यवाद यानी कॉलोनियलिज्म। देखिए, व्यापार फैलने का मतलब हमेशा सबकी तरक्की नहीं होता। मतलब यूरोप की ताकतों ने दुनिया के कई हिस्सों पर सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि उन पर कब्जा कर लिया, और इससे वहां के समाजों में बहुत दर्दनाक बदलाव आए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद अफ्रीका है। अफ्रीका का नक्शा देखें तो कई देशों की बॉर्डर्स एकदम सीधी लाइन में है, जैसे स्केल रखकर खींचती हूँ। और मजे की बात यह है कि हुआ भी कुछ ऐसा ही था। 1885 में यूरोप की बड़ी ताकतें बर्लिन में मिलीं और उन्होंने मेज पर अफ्रीका का नक्शा रखकर पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया। बिना ये सोचे कि उन लाइनों के आर पार कौन लोग रहते हैं, उनके कबीले, उनके कल्चर। किसी बात की परवाह नहीं की गई। पर कब्जे का असली असर समझने के लिए हमें रिंडरपेस्ट की कहानी समझनी पड़ेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम्स और यूपीएससी दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंडरपेस्ट ये क्या था? ये मवेशियों में माने कैटल में फैलने वाली एक बहुत भयानक बीमारी थी, एक प्लेग जैसा। और इसका अफ्रीका पर कब्जे से क्या लेना देना? देखिए, यूरोपियन लोगों के आने से पहले अफ्रीका में जमीन और जानवरों की कोई कमी नहीं थी। लोगों की जिंदगी उन्हीं पर डिपेंड करती थी, इसलिए वो किसी के लिए मजदूरी नहीं करते थे। लेकिन यूरोपियन लोग तो वहाँ खदानों और बागानों में काम करवाने के लिए मजदूर चाहते थे। हाँ, और उन्हें मजदूर मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने लोगों को मजबूर करने के लिए भारी टैक्स लगाए, विरासत के कानून बदल दिए। पर असली चोट रिंडरपेस्ट ने पहुंचाई। ये बीमारी आई कहाँ से अफ्रीका में? ये 1880 के दशक के आखिर में ब्रिटिश एशिया से लाए गए इन्फेक्टेड जानवरों के जरिए अफ्रीका पहुंची। ये जानवर इरिट्रिया में लड़ रहे इटालियन सैनिकों के लिए लाए गए थे, और वहां से ये फैल गई जंगल की आग की तरह, और इसका नतीजा बहुत बहुत भयावह था। 1892 तक अफ्रीका के लगभग 90% मवेशी मारे गए। 90%? हाँ, आप सोचिए, 90%। ये सिर्फ जानवरों का मरना नहीं था, ये अफ्रीकी लोगों की रोजी रोटी, उनकी पूरी लाइफस्टाइल का खत्म हो जाना था। अब उनके पास बागानों और खदानों में मजदूरी करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। तो इस एक बीमारी ने यूरोपियन ताकतों को वो दे दिया जो वो कानूनों से हासिल नहीं कर पा रहे थे, मतलब पूरे अफ्रीका पर कंट्रोल। बिल्कुल। अब अफ्रीका की तरह ही भारत से भी बड़े पैमाने पर लोग मजदूरी करने बाहर गए। इन्हें इंडेंचर्ड लेबर या गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। हाँ, ये भी गुलामी का ही एक दूसरा रूप था, यस, है ना? इसे अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया है। ये बंधुआ मजदूर होते थे जिन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 5 साल के लिए फिजी, कैरिबियन द्वीप, मॉरिशस जैसी जगहों पर ले जाया जाता था। ये कौन लोग थे जो अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर जाने को तैयार हो गए? ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के गरीब लोग थे, जिनके कुटीर उद्योग खत्म हो गए थे, जमीन का किराया बहुत बढ़ गया था और वो कर्ज में डूबे हुए थे। और एजेंट्स उन्हें झूठे वादे करके ले जाते थे। हाँ, उन्हें कभी नहीं बताया जाता था कि सफर कितना लंबा और मुश्किल होगा या काम के हालात कितने खराब होंगे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने वहां जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाई। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों को मिलाया। जैसे त्रिनिदाद में होसे, जो मुहर्रम का जुलूस है, वो एक रंगीन कार्निवल बन गया। चटनी म्यूजिक भी वहीं से आया। और वीएस नाइपॉल और शिव नारायण चंद्रपॉल जैसे कई फेमस लोग उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। हाँ, उनकी कहानियां हमें उस दौर के संघर्ष और रेजिलियंस की याद दिलाती हैं। आखिर में भारत के व्यापार की बात करते हैं। भारत इस ग्लोबल सिस्टम से कैसे जुड़ा, उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग लगती है। यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भारत का बना महीन सूती कपड़ा पूरी दुनिया में फेमस था और भारत बहुत बड़ी मात्रा में से एक्सपोर्ट करता था। लेकिन फिर ब्रिटेन में कपड़ा मिलने लग गई और वहां के उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि भारतीय कपड़े को रोका जाए। तो सरकार ने भारतीय कपड़े पर बहुत भारी इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब टैक्स लगा दिया, ताकि वो ब्रिटेन में महंगा हो जाए और बिक ना सके। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि जहां 1800 के आसपास भारत के टोटल एक्सपोर्ट में 30% हिस्सा बने बनाए कपड़ों का था, वो 1870 आते आते 3% से भी कम रह गया।
तो भारत अब एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर बन गया। नहीं, भारत अब बने बनाए माल की जगह कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था। भारत से कच्ची कपास, नील और अफीम का निर्यात तेजी से बढ़ा। और ये कच्चा माल ब्रिटेन की मिलों में जाता था और वहां से बना हुआ कपड़ा वापस भारत में बिकने आता था। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। बताइए। ब्रिटेन भारत को जितना सामान बेचता था, उसकी कीमत भारत से खरीदे गए सामान से कहीं ज्यादा थी। मतलब ब्रिटेन को भारत के साथ हमेशा ट्रेड सरप्लस या व्यापारिक मुनाफा होता था। और इस मुनाफे का इस्तेमाल ब्रिटेन कैसे करता था? इस मुनाफे का इस्तेमाल ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ होने वाले अपने व्यापारिक घाटे को पूरा करने के लिए करता था। और तो और, ब्रिटेन में बैठे भारतीय अधिकारियों की तनख्वाह और पेंशन, जिसे होम चार्जेस कहते थे, वो भी इसी पैसे से दी जाती थी। मतलब संक्षेप में भारत से कमाया गया पैसा ही 19वीं सदी में ब्रिटेन की ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस कर रहा था। बिल्कुल, भारत की कीमत पर ब्रिटेन अपनी वैश्विक व्यवस्था को चला रहा था। तो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न्ड टुडे। आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि 19वीं सदी ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और माइग्रेशन के जरिए एक ग्लोबल दुनिया तो बनाई, लेकिन इस तरक्की की नींव साम्राज्यवाद, बंधुआ मजदूरी और लाखों लोगों के शोषण पर रखी गई थी। और इस सिस्टम में भारत ने एक बहुत सेंट्रल लेकिन दुखद भूमिका निभाई। हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज जब टेक्नोलॉजी और ट्रेड दुनिया को और भी तेजी से जोड़ रहे हैं, तो क्या हम 19वीं सदी की उन गलतियों से कुछ सीख रहे हैं, जहां कुछ की तरक्की कई दूसरों के शोषण पर आधारित थी? इस पर जरूर सोचिएगा।